जय हिंद। सीटेट सितंबर 2026 के लिए यदि आपने भी एसएसटी लिया है और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा फास्ट रिवीजन है, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जो वीडियो हो रहा है इसमें ये 100 प्रश्नों का ये सीरीज था, लेकिन अभी जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत तेज़ बारिश होने के कारण साफ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा साउंड आ रहा है बाहर से, इसलिए इस क्लास को मैं बीच में ही रोक रहा हूँ 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट करके। कल आपके लिए सभी के लिए आवश्यक सूचना है कि कल महा मैराथन होगा, चूँकि संडे को छुट्टी है और छुट्टी में कल महा मैराथन लगभग 4-5 घंटे का महा मैराथन आने वाला है, जिसमें आपके सभी एनसीईआरटी के वो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होंगे। तो साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल का वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं आज का बिना किसी देरी के पहले प्रश्न के साथ। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की धातु कर्म कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से धातु का उपयोग होता था, इसके बारे में दो कथन है और आपको बताना है। पहला कथन है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य बनाने की उन्नत कला में पारंगत थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाते थे, इस कला में वो पारंगत थे। दूसरा कथन कि इस काल में तांबे की वस्तुएं बनाने के लिए राजस्थान के खेतड़ी खानों जैसे स्रोतों से तांबा मंगाया जाता था, तांबा प्राप्त किया जाता था और धातु को ढालने का उन्नत ज्ञान था हड़प्पावासी लोगों को। अब आपको ये बताना है कि दोनों कथन में कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प आपके सामने है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। केवल पहला, दूसरा या पहला दूसरा दोनों, या ना तो पहला ना तो दूसरा, बताइए। देखिए मेरे भाई, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को फास्ट रिवीजन में कर रहे हैं। साथियों, हम 100 प्रश्नों का ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 to 8 के इतिहास, भूगोल और नागरिक के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं और फटाफट रिवीजन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। साथियों, बहुत डिटेल में हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बहुत तेजी से रिवीजन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा, तो ध्यान से समझिए इस बात को कि जो हड़प्पा वासी लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो तांबे वो अच्छा, पहली बात तो ये जानिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना मेरे भाई, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो तांबे के साथ टीन का मिश्रित अनुपात मिला करके और कांसा तैयार करना जानते थे, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता है। साथियों, सवाल यदि पूछा जाए आपसे कि कांसे का निर्माण कैसे होता है, तांबा और टीन मिलाने से, तांबा और लोहा मिलाने से, लोहा और चांदी मिलाने से, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कांसे का निर्माण तांबा और टीना के मिक्स करने से होता है। तांबा और टीन को मिलाने से मेरे भाई कांस्य का निर्माण होता है, जिसे ब्रॉन्ज आप कहते हैं। ध्यान रखिए, तांबा और टीन के मिश्रण से कांस्य का निर्माण होता है। साथियों, तांबे की प्राथमिक आपूर्ति के लिए हड़प्पा वासी जो लोग थे वो राजस्थान के खेतड़ी खानों से इसको मंगाते थे और बलूचिस्तान और विदेशी स्रोत के रूप में, जैसे ओमान है, वहाँ से कुछ वस्तुएं वहाँ से मंगाते थे, उस पर निर्भर थे। साथियों, धातु की मूर्तियों के निर्माण के लिए लास्ट वैक्स या मोम निकालने की जो तकनीक था, वहाँ उसका व्यापक उपयोग होता था हड़प्पा वासियों के पास। आप जानते हैं कि जो मोम से प्रतिमा बनाने की जो कला थी, जिससे मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। ध्यान रखिए, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मेरे भाई मोहनजोदड़ो से मिली है, जो आप जानते हैं कि वो मोम द्वारा उसको ढाल करके तैयार किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रयास है मेरे भाई कि बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी में हम रिवीजन करते हुए बढ़ें, लेकिन फिर भी कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं तब भी हम फास्ट नहीं बढ़ पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम आपको बहुत सारा जो भी दिमाग में चढ़ता जा रहा है, बहुत सारा चीज़ हम आपको बताते चलें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। साथियों, सवाल है कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिंह सभा की स्थापना सिखों में सुधार करने और सिख धर्म को उसकी मूल शुद्धता के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए
1873 में अमृतसर में और 1879 में लाहौर में की गई थी। दूसरा कि इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य सिखों को अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव से दूर करना था और शिक्षा को बढ़ावा देना था। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ में मेरे भाई ध्यान रखिएगा, देखिए 1873 और 1879 में, 1873 में अमृतसर में और 1879 में लाहौर में पहली सिंह सभा बनी थी जो 1873 में बनी, दूसरी बनी 1879 में बनी। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सिख समाज में जो भी कुरीतियां हैं उसको सुधारना और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना। अच्छा, इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि अंधविश्वास को दूर करना। साथियों, इनके प्रयासों से पंजाब भर में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए कई खालसा यानी स्कूल की स्थापना हुई। वर्ष 1892 में मेरे भाई अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चल करके अकाली आंदोलन की नींव पड़ी। ये ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जो अगला प्रश्न आपके सामने है आपको बताना है। देखिए प्रश्न ये है, प्रश्न पढ़िए और फिर आप सही उत्तर बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम के ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसूलीपट्टनम के बारे में कह रहा है और आपको बताना है। पहला कथन है कि मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित एक प्रमुख और व्यस्त बंदरगाह था। दूसरा कि यह नगर वस्त्र व्यापार और मसालों और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो साथियों, दोनों विकल्प हमारा सही है। ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ और आपको ये बताना है। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि मध्यकालीन वस्तुकला और प्रशासनिक शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कह रहा है कि हिरण्यगर्भ और इसका दूसरे तरफ कह रहा है कि एक प्रकार का यज्ञ जो राजा की शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक था। साथियों, एक तरफ नाम है और एक तरफ उनके काम हैं। अब आपको बताना है कि सही युग्म कौन सा होगा। दूसरा कह रहा है कि प्रशस्ति यानी राजाओं की प्रशंसा में दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए लेख या अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। तीसरा कह रहा है कि नस्तलीक एक प्रकार की सुंदर अरबी फारसी लेखन शैली कैलीग्राफी होती थी। क्या अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा जोड़ा सही है, आपको ये बताना है मेरे भाई। ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, आप विकल्प पहले देख लीजिए फिर सही उत्तर बताइए। कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, मिलान दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है और सभी सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो सही उत्तर होगा ना आपका, वो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा और तीसरा सभी कथन सही है। साथियों ध्यान रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए कि हिरण्यगर्भ क्या है, तो पहले तो आप ये समझिए कि हिरण्यगर्भ का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। साथियों, मध्यकाल में जब कोई शासक जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था तो वह ब्राह्मणों की सहायता से यह यज्ञ करवा करके खुद को क्षत्रिय घोषित करता था। जैसे राष्ट्रकूट का राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में यह यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ? हिरण्यगर्भ यज्ञ। साथियों, प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो किसी भी राजा की प्रशंसा में उसके दरबारी कवि जब अभिलेख लिखते हैं उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है कवि हरिशेण के द्वारा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, आगे अगर हम बात करें नस्तलीक क्या होता है, तो फारसी सुलेखन की एक अत्यंत और प्रभावमयी सुंदर शैली है जिसे हम नस्तलीक कहते हैं। तो हमारे तीनों जोड़ा बिल्कुल सही है और सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है? साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं और आपकी सीटेड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो आप इसमें से देख भी सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके पूर्व के सीटेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो साथियों, उसी पैटर्न पे हम प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। आप चाहें तो 2021 से 2024 तक के सीटेट के पेपरों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में
कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य शैलियां विकसित हुई, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। दूसरा कथन कह रहा है साथियों कि इन सभी नृत्य शैलियों की अपनी पारंपरिक वेशभूषा, मुद्राएं और कहानियां होती थी जो भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाती है। अब आपको ये बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। पहला और दूसरा दोनों कथन पढ़ लिए हैं आप, और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हमारे पहले और दूसरे दोनों कथन बिल्कुल ठीक हैं। ये बात ठीक है मेरे भाई कि संगीत नाटक अकादमी जो वर्तमान में भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण है मेरे भाई ध्यान रखिए, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली और मोहिनी अट्टम साथियों ये केरल का नृत्य है, वहीं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। साथ में ध्यान रखिएगा कि जो ओडिसी है ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया असम का है। ये सभी नृत्य मेरे भाई भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र और नंदी के स्वर रचित अभिनव दर्पण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये भारत जो संगीत नाट्य अकादमी है भारत की, उनके द्वारा ये 8 शास्त्रीय नृत्यों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। इनमें ध्यान रखिए जो नृत्य है और नृत्य है दोनों में अंतर है साथियों। नृत्य जो शुद्ध नृत्य होता है और नृत्य जो है वो भावयुक्त नृत्य है, और नाटक कथा और अभिनय पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। इसमें अनूठा समन्वय होता है, जिनकी अपनी विशिष्ट हस्त मुद्राएं होती हैं और पारंपरिक वेशभूषा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमारे दोनों कथन सही हैं। ये भी कथन सही है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, और ये भी सही है कि इन सभी नृत्य शैलियों की अपनी पारंपरिक वेशभूषा है और अपनी मुद्राएं हैं। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे सीटेट का एग्जाम कंप्लीट होगा हम तुरंत आपके लिए बीपीएससी तैयारी के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। साथियों किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ इसी तरह के वीडियो और अपडेट्स आपको देते रहते हैं। यहाँ से किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई अगर जानकारी हो तो तुरंत आपके साथ साझा की जाती है, ताकि आप पीछे न रह जाएं। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल की मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है मनसबदार प्रथा क्या है, मनसबदारी व्यवस्था क्या है। तो साथियों मनसबदार शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है जिसे कोई शासकीय पद या मनसब प्राप्त हो। दूसरा, यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक ऐसी पदानुक्रम व्यवस्था थी जिसके जरिए अधिकारियों को वेतन, पद और सैन्य उत्तरदायित्व, घोड़सवारी की संख्या को निर्धारित किया जाता था। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, हमारे दोनों कथन जब पढ़ रहे हैं तो हम दोनों कथन को क्या महसूस कर रहे हैं कि हमारे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, यानी विकल्प सी हमारा सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। साथियों ध्यान रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत सम्राट अकबर ने 1570 में की थी मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान रखिए 1570 के दशक में की थी मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत सम्राट अकबर ने, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेणी या दर्जा। साथियों इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों की सैन्य और नागरिक हैसियत तय होती थी, उनका पद तय होता था, उनका दर्जा तय होता था। इस व्यवस्था में प्रत्येक अधिकारी का एक रैंक और दो भागों में इनको बांटा जाता था। साथियों पहला था जात और दूसरा था सवार। जात क्या है, जो उसके व्यक्तिगत पद और वेतन को दर्शाता था, और सवार क्या है कि उसके द्वारा रखे जाने वाले जो सशस्त्र होते थे, घुड़सवार होते थे, घोड़ों की संख्या होती थी, उन निर्धारित करता था उसके सवार को। सवार एक पद है, ठीक है ना, और जात भी एक पद है। जात मतलब आपका वेतन कितना है और आप किस पद पे हैं, ये आपका जात है। और सवार क्या है, आपके पास सशस्त्र कितने हैं और आपके पास घुड़सवार कितने हैं, ये आपका सवार है। ये शब्द है, टर्म है मुगल वंशावली की। तो साथियों सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, मैं फिर आपको बताते चलूं, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। ये एनसीईआरटी से प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न फिल्टर किए गए हैं एनसीईआरटी से।
ये ध्यान रखिए। देखिए, प्रयास हमारा रहता है कि हम ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना दें जो आपके टाइम को खराब करे। मेरे भाई, मैं बिना किसी कोचिंग के पढ़ा हूँ, बिना किसी कोचिंग के सीटेट क्वालिफाई किया हूँ। आप सबके उससे आज पिछले 6-7 वर्षों से जॉब में भी हूँ, तो जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल गया है। लेकिन अगर मैं स्कूल से आने के बाद आपके लिए मेहनत करता हूँ, पीडीएफ कंटेंट तैयार करता हूँ, तो इसके पीछे का सिर्फ मकसद मेरा इतना है, सिर्फ लाभ मुझे ये है कि आप बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई पैसा खर्च किए, आप कम से कम सीटेट क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है ना। मैं उस वक्त मैं नहीं ले पाया था किसी का कोचिंग, तो मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं जानता हूँ या मेरा जो भी एक्सपीरियंस अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसका कुछ बहुत लाभ आपको भी मिले। साथियों, आगे प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि मुगल काल की मुगल काल की राजस्व व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, मुगल काल की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। 2 कथन है, पढ़िए और बताइए। पहला कथन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली या जब्त सिस्टम कहा जाता था। इसके अंतर्गत विभिन्न फसलों को नगद राजस्व और उनके क्षेत्रफल का सर्वेक्षण किया जाता था। दूसरा, कि इन व्यवस्था में पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न फसलों की पैदावार और कीमतों का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करके औसत कर निर्धारित किया जाता था। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से विकल्प सही हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, दोनों कथन हमारे बिल्कुल ठीक हैं, विकल्प सी सही हो जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, राजा टोडरमल जो अकबर के दरबार में दीवाने आशरफ थे, आशरफ का मतलब कि वित्त मंत्री, ठीक है ना, उनके द्वारा भू राजस्व के क्षेत्र में जब्त प्रणाली लागू की गई थी, जिसमें भूमि का पैमाइश यानी नाप रस्सी या बांस के जरीब से कराई जाती थी। इसी प्रणाली के तहत 1580 में मेरे भाई ध्यान रखिए, 1580 में दहसाला व्यवस्था शुरू की गई। दहसाला क्या है? 10 वर्षीय प्रणाली व्यवस्था है, जिसमें पिछले 10 वर्षों के यानी मान लीजिए 1570 से 1580 के मध्य के दौरान विभिन्न फसलों के औसत उत्पादन और बाजार में उसके क्या भाव हैं, उन दोनों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया और फिर उसका अस्थायी और वास्तविक कर तय किया गया यानी टैक्स तय किया जाता था। इस व्यवस्था ने मुगल साम्राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की, क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरता के आधार पर परती, चाचर, बंजर और पोलज इन श्रेणियों में जमीनों को, भूमियों को वर्गीकरण किया जाता था। ठीक है ना साथियों, ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ बहुत तेजी से रिवीजन तो कर ही रहे हैं, मैं कोशिश करके भी नहीं तेज बढ़ पा रहा हूं। जो भी मुझे लग रहा है कि मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, लग रहा है सब कुछ बता दूं आपको, तो जितना बन पा रहा है उतना प्रयास कर रहा हूं बताने का। फिर से मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो, तो चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहिए, यही मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। दूसरा, मानव स्वयं में एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। ध्यान रखिए साथियों, जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे सही हैं। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका स्टॉक या भंडार सीमित होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है ना, एक बार यदि इनके भंडार समाप्त हो गए तो पुनः पूरित होने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए मेरे भाई इन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा जो कथन कह रहा था कि मानव संसाधन, तो ध्यान रखिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोगों की बुद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल ही प्रकृति में मौजूद पदार्थों को एक उपयोगी संसाधन में बदलने में सक्षम बनता है। तो साथियों, मानव संसाधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए,
अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा आप लोग। प्रश्न है कि मृदा संरक्षण की वेदिका फॉर्म विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। मृदा संरक्षण की वेदिका फॉर्म विधि का उद्देश्य बताना है। साथियों 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही उत्तर बताइए। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकना। साथियों ध्यान रखिए, वेदिका फॉर्म जिसे हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, आप ध्यान रखिएगा, सीढ़ीदार खेती या सीढ़ी नुमा खेती, अधिकांश यह खेती पहाड़ी ढलानों में, पहाड़ी इलाकों में होता है। साथियों पहाड़ी ढलानों में समतल करके छोटे छोटे खेत या सीढ़ियां बनाई जाती हैं, जिससे ढलान का प्रभावी कोण कम हो जाता है। और उससे होता क्या है कि बहता हुआ पानी जो ऊपर से बहुत तेजी से पानी बहता हुआ आता है नीचे की तरफ, वह उस जल की गति धीमी पड़ जाती है। और जो मृदा अपर्दन है, मृदा अपर्दन का मतलब मिट्टी का कटाव, ठीक है ना, वह रुक जाता है और साथ ही जल के रिसने में भी मदद मिलती है। साथियों इसके ठीक विपरीत, ठीक उल्टा, इसके तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा के प्रभाव को रोकने के लिए रक्षक मेखला का प्रयोग किया जाता है। यह भी साथ में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान रखिए मेरे भाई। प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही बचे, अपितु आने वाली जो हमारी सामने वाली जो भावी पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी है, उनकी भी जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो सके। तो इस तरह हमारा विकल्प बी सही है, ठीक है ना। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है मेरे भाई संसाधनों का अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से संतुलित उपयोग करना। जैसे हम पानी को खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, पानी गिर रहा है, तो ये गलत है। ये आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है, जो जनरेशन है, उनके लिए हम बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधन को भी असुरक्षा महसूस होता है, असुरक्षित रहता है। तो हमें संसाधनों को सुरक्षित रखना हमारे पीढ़ियों के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। पहले प्रश्न देख लीजिए फिर उत्तर बताइए। प्रश्न है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी जनक सेल का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुण, खनिज की मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करना, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, जनक सेल क्या है। जनक सेल मृदा निर्माण का एक मुख्य अजैविक कारक है, यदि मिट्टी को उसका आधार प्रदान करती है। कौन? जनक सेल। जनक सेल यह मिट्टी को उसका आधार प्रदान करती है। साथियों मृदा का रंग, उसकी बनावट यानी गठन, रासायनिक गुण, उसमें मौजूद खनिज, उसकी मात्रा, उसकी जल सोखने की क्षमता मुख्य रूप से मूल चट्टान यानी जनक सेल पर निर्भर करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है और सवाल ये है आपके सामने, बताइए। प्रश्न है मेरे भाई कि संसाधन के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? बताइए। संसाधन के संदर्भ में, साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह किसी वस्तु को संसाधन में बदलने के लिए आवश्यक कौशल को नवीनतम ज्ञान का उपयोग है, जिसे हम प्रौद्योगिकी, संसाधन के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का महत्व यही है। ध्यान रखिए। देखिए प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझिए मेरे भाई, मानव ज्ञान, कौशल और आविष्कारों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इसके विकास के साथ ही प्रकृति में पड़े उदासीन पदार्थ जैसे कच्चा तेल या खनिज, यह मूल्यवान संसाधनों में बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान रखिए, जैसे उदाहरण के लिए जल विद्युत पैदा करने की तकनीक, यानी पानी को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन में हम लोगों ने बदल दिया, यानी पानी से बिजली बनाना। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 है, और साथियों प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से
कौन सा मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला जैविक कारक नहीं है? बताइए, इनमें से मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला जैविक कारक कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जनक शैल। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में जनक शैल एक अजैविक कारक है। साथियों, सूक्ष्म जीव, वनस्पति, जीव जंतु जैविक कारक है जो मृदा में ह्यूमस का निर्माण करने और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना? तो सही उत्तर हो जाएगा जनक शैल, जो कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाला एक जैविक कारक नहीं है। कैसा है? अजैविक कारक है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और आपको बताना है साथियों। चलिए, प्रश्न है कि जल उपलब्धता की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय सबसे प्रभावी होंगे? जल उपलब्धता की समस्या के समाधान के लिए बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को पक्का करना और ट्रिप यानी टपकन सिंचाई का प्रयोग करना। देखिए, कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक पानी की खपत होती है और सिंचाई के दौरान रिसाव से होने वाली जल की बर्बादी को रोकने के लिए नहरों को पक्का करना और ट्रिप सिंचाई, जिसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचती है, उसे हम ट्रिप या ट्रिपिकल सिंचाई कहते हैं। इसका उपयोग जल संरक्षण की सबसे आधुनिक विधियों में से एक है। ठीक है ना? सिंचाई के जल संरक्षण की सबसे आधुनिक विधियों में से एक विधि ये है ट्रिप सिंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइएगा, प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली के नए योजनाकार के रूप में नई दिल्ली की कल्पना की। यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोगों द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि अब ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए अनवरत संकल्प है। और दूसरा कि वायसराय लीटन, वायसराय हार्डिगर, वायसराय लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बताइए। देखिए, शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से क्वेश्चन एक बार बता दूं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में 2021 सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल सीधा सा यही है कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली के नए योजनाकार के रूप में नई दिल्ली की कल्पना की और उनका एक स्टेटमेंट है, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोगों द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाएगा कि अब ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए अनवरत संकल्प है। अब दूसरा कथन कह रहा है कि इनमें से ये स्टेटमेंट किसका है? वायसराय लीटन का है कि वायसराय हार्डिगर का है कि वायसराय लुटियंस का है कि हर्बर्ट बेकर का है? ये आपके स्टेटमेंट किनके हैं ये बताना है। अब आपके सामने विकल्प है, विकल्प देखिए और बताइए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वायसराय हार्डिगर का ये कथन है, स्टेटमेंट है। विकल्प सी आपका सही है। देखिए, दिल्ली को राजधानी के रूप में बसाने और उसकी योजना तैयार करने में वायसराय हार्डिगर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिन्होंने यह विचार रखा था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने ब्रिटिश शासन के महान भारत के इतिहास में एक नई इमारत जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन के निर्माण की वास्तुकला तैयार की थी। साथ में ये ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा और आपको बताना होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, फिर विकल्प पे चलते हैं। साथियों, प्रश्न है, एक तरफ भाषाविद है और दूसरे एक तरफ है भाषाविद, मुंशी, प्राच्यवादी, और दूसरे तरफ कि उनको क्या कहा जाता है। देखिए, एक तरफ लिखा है भाषाविद, जो अरबी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है उसको भाषाविद कहते हैं। मुंशी, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है उसको मुंशी कहते हैं। प्राच्यवादी, जो कई देशों की भाषाओं को जानता और पढ़ता है। अब आपको बताना है कि कौन किससे मिलेगा, भाषावादी किसको कहते हैं, मुंशी किसको कहते हैं, प्राच्यवादी किसको कहते हैं, ये आपको बताना होगा। दूसरे तरफ उनके
उनकी परिभाषा लिखी गई है कि किनको क्या कहते हैं, बस आपको मिलान कर देना है। अब आइए देखिए, विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए क्या होगा। देखिए सही विकल्प मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, मिलान यही होगा। मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए या समझ लीजिए या दिल दिमाग जहां भी बैठे बैठा लीजिए। भाषाविद उसको कहते हैं, भाषाविद वह व्यक्ति होता है जो कई अलग अलग भाषाओं का अध्ययन करता है, उसका ज्ञान रखता है, उसकी जानकारी रखता है, उसे हम भाषाविद कहते हैं। क्लियर है। अब मुंशी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति, मुंशी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो फारसी भाषा को पढ़ना, लिखना और पढ़ाना अच्छी तरह जानता हो। प्राच्यवादी किसको कहते हैं? एशिया की भाषा या विदेशी भाषाओं की संस्कृति, इतिहास और दर्शन का विशेष ज्ञान व अध्ययन रखने वाले विद्वान को हम प्राच्यवादी कहते हैं। क्या आपको समझ आया? समझ आया आपको? यदि आपको समझ आया तो जरा थंब करके बताइए, वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया। थंब का सिंबल होगा, उस पर क्लिक करिए और बताइए कि आपको समझ में आया। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में भारत में तीर्थ यात्रियों के आने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अब आप कथन एक एक करके पढ़ लीजिए। कह रहा है कि फाहियान भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। ठीक है। दूसरा कि ह्वेनसांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध मठों को देखने आया था। तीसरा, चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। अब आपके सामने 4 विकल्प है, आपको बताना है साथियों कि कौन सा विकल्प सही है, बताइए। तो ध्यान रखिए, अगर सही उत्तर की बात करें तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी और सी सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी और सी सही है। देखिए ध्यान रखिए, प्राचीन समय में भारत में चीनी यात्रियों जैसे कि फाहियान, ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के अध्ययन और महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा के लिए आए थे। इन यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के बौद्ध ग्रंथों, मठों और संस्कृति की बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर है 18 और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अब आइए हम कथन पढ़ लेते हैं और फिर विकल्पों का चयन करते हैं। कथन है साथियों, बताइएगा कि चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्रश्न आप दिल दिमाग जहां बैठे बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जाइए और सीटेट का पेपर उठाइए 2021 का, उसमें भी पूछा है। पेपर 2021 के दूसरा जो टर्म एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है। लेटेस्ट आपका जो फरवरी का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है, कंदारिया महादेव का मंदिर। साथियों मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, राजा राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़िए, कंदारिया शिव मंदिर के बारे में पढ़िए। आइए ध्यान दीजिए, दूसरा कथन है कि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी भक्ति, धन संग्रह और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। अब आपको विकल्प बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं, बताइए। 4 विकल्प हैं। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कि ए सही है, आर गलत है। और चौथा कि ए और आर दोनों गलत है। साथियों मैं कथन और कारण से संबंधित प्रश्नों को बहुत बारीकी से समझाया हूं आपको कि कैसे बहुत आसान ट्रिक के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने आपको बनाया है, नहीं देखा यदि आपने, जरूर जाके देखिए। उससे आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि कथन और कारण वाले जब भी प्रश्न आए तो हम उनको कैसे सही करें। तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे, ठीक है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। मैं फिर अब आपको समझाता हूं और आप पूरा दिमाग और दिल कान खोल के सुनिए।
साथियों, चोल शासक अपनी राजधानी और ताकत और प्रभुता और धार्मिक अनुष्ठान को दर्शाने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण कराते थे, और जो भी विजय में मूर्तियां लाते थे, जो भी कुछ लाते थे, वहां उसी मंदिरों में स्थापित करते थे। इसलिए मेरे भाई दोनों कथन बिल्कुल ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए साथियों, क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ लिखा है जिक्र, रक्स, समा और मुरीद। दूसरे तरफ लिखा है नृत्य, गाना, नाम और अनुयायी। देखिए फिर मैं पढ़ता हूं, एक तरफ लिखा है जिक्र, रक्स, समा का जाप और मुरीद, और दूसरे तरफ लिखा है नृत्य, गाना, नाम और अनुयायी। बताइए कौन किससे संबंध रखता है, और आप विकल्प देखिए और सही उत्तर का चयन करिए। ए विकल्प है, बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा ना मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला तीसरे से मिलेगा, बी पहले से मिलेगा, सी दूसरे से मिलेगा और डी चौथे से मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए सूफी शब्दावली में जिक्र का मतलब होता है ईश्वर के नाम का जाप करना, ठीक है ना। और रक्स का मतलब होता है, रक्स नृत्य से संबंधित है, और समा सूफी संगीत और गायन से संबंधित है। समा जो है ना, सूफी संगीत और गायन सत्र को कहा जाता है। मुरीद सूफी संत के शिष्य और अनुयायी को कहा जाता था। तो ये आपको सभी बात ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ऐसा प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट का फेवरेट प्रश्न, संगम साहित्य के बारे में प्रश्न है। साथियों निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन है कि संगम ग्रंथों की रचना मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संलग्न ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया था। संगम ग्रंथों की रचना मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संलग्न ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया था। दूसरा, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। अब आपको बताना है, 4 विकल्प है, कौन सही है कौन गलत है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। कैसे, तो समझिए इसको। देखिए दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में संगम साहित्य की रचना मदुरई की अकादमियों में यानी संगम में हुई थी। साथियों मदुरई में जो सम्मेलन हुआ करता था जिसे संगम कहा जाता था, और इस दौरान विदेशी व्यापार विशेषकर रोमन और यूनानी के साथ, ठीक है ना, विदेशी व्यापार के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, किंतु यह सीधी व्याख्या नहीं है। जैसे कहा गया है ना कि दोनों के यूनानी और सबके मिलने से हुआ है, तो नहीं, सही व्याख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है 21। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब के गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। बताइए ऐसा कौन सा किताब है जिसमें गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वह किताब है अकबरनामा। अकबरनामा के गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। अगर इसको समझिए तो ध्यान रखिए, अकबरनामा में उल्लेखित है जिसमें गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य के 70,000 गांवों का उल्लेख है, और यह अकबर की जीवनी है जिसके लेखक अबुल फजल हैं। साथियों राजा संग्राम शाह के अधीन गढ़ा साम्राज्य का विस्तार किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, पहले प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान करिए और फिर सही उत्तर का चयन करिए। देखिए एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ लिखा है परती, साल, महुआ, बेबड़।
दूसरे तरफ कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, एक पेड़, एक फूल जिसे शराब बनाई, और डी घुमंतू खेतों के लिए इस्तेमाल वाला शब्द। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। घुमंतू किसको कहेंगे, महुआ क्या है, साल क्या है, बेवर्ड क्या है, परती क्या है, ये आपको बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, परती वह ज़मीन होती है जिसे कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी उर्वरता वापस आ सके। साथियों, साल एक प्रकार का पेड़ है, जबकि महुआ के फूलों से पारंपरिक रूप से शराब बनाई जाती है मेरे भाई। और वेवर मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में घुमंतू या स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाला स्थानीय शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, बताइएगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर विकल्प हम देखते हैं। साथियों, प्रश्न है कि औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। 4 आप विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। पढ़िए विकल्प और बताइए सही उत्तर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। मेरे भाई, इस बात को आप समझिए कि एक समाज सुधारक हुए ईश्वर चंद विद्यासागर जी, उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार की ओर से लॉर्ड डलहौजी ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में मेरे भाई विधवा विवाह के पक्ष में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। बात समझ में आ रहा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया है। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। उस वक्त अंग्रेज सरकार की ओर से कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आगे, आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों यानी ए तथा बी को पढ़ें और सही कथन का चयन करें। पहला कथन है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। दूसरा कि कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की। अब आपको बताना है कि जो ए और बी कथन है उनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल बी सही है, दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि कुछ समाज सुधारक जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की। साथ में ध्यान रखिएगा कि राजा राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की थी। ये आपको ध्यान रखना है राजा राममोहन राय के बारे में। साथियों कमेंट करके जरा ये आप बताइए कि राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की। आपको बताना है किस धार्मिक समाज सुधारक संस्थान की स्थापना की, आपको बताना है। कमेंट करके जरा ये बताइए। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है साथी। कथन है मेरे भाई कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अब आपको बताना है कथन और कारण में कि क्या कथन कारण की व्याख्या करता है या नहीं करता है। पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है, ठीक है ना, तथा आर सही व्याख्या है ये की, ठीक है। ध्यान से समझिए, डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 से 1935 तक, कब मेरे भाई 1927 से 1935 के बीच मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। दिसंबर 1927 में
डॉक्टर अंबेडकर जी ने सार्वजनिक कुओं तथा तालाबों से पानी लेने के लिए और अछूतों के अधिकारों के रक्षा के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। क्या किया? सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसमें वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जड़ें कितनी मजबूत है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, मेरे भाई बताइएगा, प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विरसा आंदोलन के विषय में सही हैं। ध्यान रखिए, 4 विकल्प आपके सामने है। विरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, या फिर बिरसा अपने जीवन के ऊर्ध्वार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे। विकल्प पढ़िए और बताइए सही उत्तर क्या होगा। पढ़ लिए? अब आइए आपको बताना है। चारों पढ़ लिए ना? अब बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन आसान नहीं है। क्वेश्चन आपको लग रहा हो आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। इसको बहुत कठिन बनाने का प्रयास किया गया है, जैसा आपके सीटेड एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो ट्रेंडिंग बन गया है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब ये प्रश्न नहीं है कि बस 4 में से एक सही बता दीजिए। अगर मैं आपको 4 विकल्प वाला प्रश्न भी कराता हूं तो उसका उतना डिटेल व्याख्या कर देता हूं कि अगर आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए, कथन कारण वाले प्रश्न आए, आपको मिलान वाले प्रश्न आए, तो आप उसको आसानी से कर लें। साथियों बताइए सही उत्तर। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल ए और बी सही है। देखिए, बिरसा आंदोलन 1895 से 1901 ईस्वी तक चला। आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, और साथ में बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। मेरे भाई, ये बात आपको समझना होगा कि यह आंदोलन मिशनरियों और महाजनों और भूस्वामी और सरकार को बाहर निकाल करके बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहते थे सभी लोग। इसीलिए सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इसलिए हमारे जो विकल्प डी हैं वो गलत हैं। लाल झंडा नहीं था, कैसा झंडा था? सफ़ेद झंडा था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न पढ़िए फिर हम विकल्प तक चलते हैं। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन है कि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। मेरे भाई आपको ये बताना है। देखिए, सही जो उत्तर होगा ना, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा साथियों? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों सही है। कथन और कारण अपने आप में अलग अलग स्वतंत्र स्टेटमेंट सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन कैसे सही है? स्वतंत्र रूप से, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। मेरे भाई बात को समझिए। गांधी जी ने रॉलेट कानून को शैतान की करतूत और अंकुशतावादी बताया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या बताया? शैतान का करतूत बताया। इसे कहा कि ये अंकुशतावादी है, ये बहुत बड़ा एक तरह का शैतानी हरकत है। और इसी दौरान मेरे भाई ध्यान रखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड यानी सर की उपाधि को वापस कर दिया। बात सही है? समझ आ रहा है? देखिए, दोनों कथन अपने आप में सही है, कारण भी अपने आप में सही है, लेकिन कारण कथन को पूरा नहीं कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है।
गांधी जी के रॉलेट एक्ट का, ठीक है ना, गांधी जी के रॉलेट एक्ट का और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाइटहुड उपाधि वापस करने का कोई संबंध नहीं है। बात क्लियर हो रहा है? देखिए, आप सभी जानते हैं बैसाखी का दिन था और पंजाब के जलियांवाले बाग में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था क्योंकि उनके नेता को गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान मेरे भाई जनरल डायर ने चारों तरफ से बंद करवा के गेट और उन निहत्थे लोगों पे, मासूम लोगों पे गोलियों से बौछार करवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है ना। इसी घटना से दुखित होकर के, और ये घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। और इस घटना से दुखी होकर मेरे भाई गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी। और इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के जांच के लिए, ध्यान रखिए, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जांच कमेटी का मेंबर बनाया गया। बात समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने होगा और आपको बताना है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है मेरे भाई। कह रहा है कथन तथा कारण को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। आइए कथन और कारण हम पढ़ते हैं। कथन है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेशी नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में कूटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। कारण है कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे दो मुख्य सैन्य गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। साथियों, सही उत्तर अब आप बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। देखिए, ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है ना, आर गलत है क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होने की सलाह दी थी, और ये कह रहा है शामिल होने के लिए कहा था, इसलिए आर जो कारण है वो गलत है। ध्यान रखिए, शीत युद्ध के समय भारत ने किसी भी महाशक्ति गुट यानी अमेरिका या सोवियत संघ किसी में भी शामिल होने के बजाय गुट निरपेक्ष रहने की नीति अपनाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29 और आपको बताना है, चलिए बताइए। प्रश्न है कि अनुच्छेद 48 क में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है, यानी जो आर्टिकल 48A है उसमें किसका प्रावधान किया गया है, उसमें क्या बताया गया है, आपको ये बताना है। बताइए साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है ना, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से समझिए इस बात को कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A यह प्रावधान करता है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने तथा सुरक्षित रखने का और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 49 है ना, वह जो आर्टिकल 49 है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का संरक्षण करना यह राज्य का कर्तव्य है, ये बात बताया गया है। साथ में ये भी ध्यान रखिए, जो आर्टिकल 50 है इसके तहत राज्य की कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 48A है आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व जैसे स्मारक स्थान उनके संरक्षण के लिए। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है और आपको बताना है, बताइए। प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इसके बीच क्या अंतर है, क्या इसके बीच में सही संदर्भ होगा, ये आपको बताना है। बताइए।
4 विकल्प है, आपको सही उत्तर बताना है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है तथा ये राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है ना। देखिए इस बात को आप समझिए कि मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है। ठीक है ना। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य यह है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दोनों बात आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यदि आपको समझ आ रहा है तो ज़रा कमेंट करके अपना फीडबैक हमें दे दीजिए, ताकि हमें पता चले कि सच में मेरा प्रयास आपके लिए सार्थक है या निरर्थक है। साथियों, मेरा प्रयास तो ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी एसएसटी में 60 नंबर का प्रश्न है, मेरा कोशिश ये है कि 55 प्लस नंबर आप लाएं। इसके लिए मैं बहुत जल्द आपके एसएसटी पेडागोजी का भी प्रश्न कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़रा आप अपना फीडबैक हमें बताइए कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे पीछे हट जाना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, शायद आपके लिए कुछ बेहतर नहीं दे पा रहा हूँ। तो ज़रा अपना फीडबैक हमें बताइएगा कि हम क्या सही काम कर रहे हैं या मुझे रोक देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा, प्रश्न संख्या 31 है, यानी 31 नंबर है, और प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अध्याय मतलब अनुच्छेद 52 से लेके 78 के अधीन संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में किसका जिक्र किया गया है, ये आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। साथियों ध्यान से समझिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटिश विरासत से प्राप्त हुई है। साथियों इस संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख के 2 प्रकार होते हैं। पहले को हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं जो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है ना। केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है। बताइए, अगर एक राष्ट्रपति का चुनाव हो तो आपको बताना है जो आर्टिकल 58 में लिखा है उसके अनुसार कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो, यह अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। साथियों राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं, वह है कि वह भारत का नागरिक हो, उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है ना, जिसका चर्चा हमारे संविधान में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर है 33, और साथियों आपको बताना है कि तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में सामान्यतः पतन दर किसे कहते हैं। साथियों ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार रिपीट है प्रश्न, तो आप जरूर इसको ध्यान से समझिए कि 4 विकल्प है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होना, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर आपका 1 डिग्री तापमान घटना, यानी ये कह सकते हैं कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का घटना। ठीक है। तीसरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान का निरंतर बढ़ना, और चौथा कि दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होना। अब आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान का घटना 1 डिग्री तापमान घटता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए, वायुमंडल में एक बात ये समझ लीजिए कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ आमतौर पर तापमान घटता है।
यानी जब हम 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम होता है, उसे ही हम सामान्यतः पतन दर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत यानी उल्टा, यदि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगे तो उसे तापमान का व्युत्क्रमण या प्रतिलोम कहते हैं। यही सवाल एग्जाम में आपके सीटेट में पूछा गया था, ताप प्रतिलोम के बारे में, ठीक है ना, ताप व्युत्क्रमण के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 34 और आपको बताना है, पहले प्रश्न पढ़िए फिर विकल्प देखते हैं। साथियों, प्रश्न है कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और सही उत्तर बताइए। ध्यान रखिए साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्यताप तथा पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, उसे ही हम ऊष्मा बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा बजट कहते हैं। साथियों देखिए, पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है जिसे सूर्यताप कहते हैं, और पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में लौटाई जाने वाली जो ऊर्जा है जिसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, इसके बीच संतुलन बना रहता है। ठीक है ना। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा लगभग 35%, कितनी? लगभग 35% भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, जिसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्या आपको ये प्रश्न समझ आ रहा है? जरा कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये प्रश्न समझ आ रहा है। अगर कोई प्रश्न हो आपका किसी भी तरह का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथियों, साथ में आप अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, आपके सुझाव और आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है कि क्या फीडबैक आपका है हमारे इस प्रयास के लिए। साथियों, क्वेश्चन नंबर है 35 और आपको बताना है, भूकंप विज्ञान और भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आप विचार करिए, आपके सामने ये 2 कथन है। पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। अब उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए सही है। ठीक है, केवल पहला, मतलब पहला विकल्प कह रहा है कि केवल पहला, दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा, तीसरा कह रहा है कि पहला दूसरा दोनों, और डी कह रहा है ना तो पहला और ना ही दूसरा। अब आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ध्यान से समझिए मेरे भाई इसके बारे में। देखिए, यह कथन विपरीत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर जहां सर्वप्रथम कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है, और धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है और जहां सर्वाधिक विनाश होता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। तो दोनों उल्टा है, इसीलिए हमारा विकल्प डी सही है। ना तो पहला सही था ना दूसरा सही था। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही सवाल पूछा जाता है सीटेट में कि आपको लगे कि हाँ नहीं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, और आप इसी भ्रम में करके चले आए। साथियों, प्रश्न है कि वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत क्षोभ मंडल की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, बताइए। अब आपके सामने विकल्प है और आपको बताना है कि क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पढ़िए और बताइए। बताइए क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है जिसकी ऊंचाई सतह से 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है ना। तथा सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। एक बात आपको समझना है कि देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है ना, एक कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। देखिए,
जो क्षोभ मंडल है ना साथियों, वायुमंडल की सबसे निचली परत है और ऋतु संबंधी यानी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं हैं, जैसे कि बादल, आंधी, वर्षा, कोहरा, जितनी भी घटनाएं हैं मौसम में जो घटित होती हैं, सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इस परत को हम संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि क्षोभ सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं और दूसरा कह रहा है कि यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है और वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मतलब वायुमंडल का 97% जो भाग है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ लिखा है केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, एक दो दोनों सही है, एक दो दोनों में से कोई सही नहीं है। साथियों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहला और दूसरा दोनों बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इस बात को समझिए कि क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने वाला सीमा है। ठीक है ना। जो क्षोभ मंडल है वो समताप मंडल को अलग करने वाला सीमा है और उसी सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं और इस सीमा पर तापमान स्थिर हो जाता है। भूमध्य रेखा पर यहाँ तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न है, आपको बताना है कि वायुमंडल के संगठन में विभिन्न गैसों की मात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और डी कह रहा है कि उपर्युक्त में से सभी। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। साथियों ध्यान रखिए, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% है, ऑक्सीजन 21% है। अच्छा ध्यान रखिए, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है, जबकि ऑक्सीजन को हम जीवनदायिनी गैस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। साथियों कार्बन डाइऑक्साइड धरातल को गर्म रखने में मदद करती है। अभी अगर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर उत्सर्जित हो रहा है तो साथियों यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तापमान अधिक बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित भी सवाल आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। वैसे मैं कई प्रश्नों में, कई वीडियो में करा चुका हूँ, आगे भी कोशिश करूँगा जब महामैराथन लाऊं तो उसमें मैं आपका सारा प्रश्न जो भी है वो क्लियर कर दूं। आपके एग्जाम से पहले एक महामैराथन लाऊंगा लगभग 5-6 घंटे का। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बताइएगा तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले और मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर है आइसोथर्म कहा जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। देखिए समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म यानी समताप रेखा कहलाती है। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं, ठीक है ना, आइसोबार। और समान वर्षा वाले स्थानों को आइसोहाइट कहा जाता है और समान लवणता वाले स्थान को आइसोहाइलाइन कहा जाता है, आइसोहाइलाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि देखिए जहां समान तापमान वाला स्थान होता है ऐसे स्थानों को हम आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है ना। जहां समान वायु दाब हो, जहां समान वायु दाब मिलने वाली रेखा हो उसको आइसोबार कहते हैं। समान वर्षा वाला स्थान हो उसे आइसोहाइट कहते हैं और समान लवणता वाला स्थान हो तो उसे आइसोहाइलाइन कहते हैं। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक बेहद आसानी तरीके से पहुंच जाए।
आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने होगा, बताइएगा। देखिए, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, फिर विकल्प की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रश्न है मेरे भाई, बताना है आपको कि तापमान के व्युत्क्रमण या प्रतिलोमन से क्या तात्पर्य है। देखिए, विकल्प हम पढ़ लेते हैं और आप बताइएगा कि सही उत्तर आपका क्या होगा। देखिए, पहला विकल्प कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का लगातार घटना। दूसरा, कि सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, किंतु जब यह क्रम उलट जाता है और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है तो उसे ही हम प्रतिलोमन कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि दिन और रात के तापमान में कोई अंतर न होना। और डी कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर तापमान का न्यूनतम होना। अब आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 40 नंबर और आपको सही उत्तर बताना है। ध्यान रखिए, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सामान्य रूप से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, किंतु जब यह क्रम उलट जाता है और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है तो उसे हम ताप प्रतिलोमन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। तापमान का प्रतिलोमन आमतौर पर लंबी रातों और साफ आसमान, शुष्क हवा और शांत वातावरण वाले हिम आच्छादित भाग तथा घाटियों में अधिक देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।